कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की पांचवी पीढ़ी का दबदबा है। 140 साल पुरानी पार्टी में 51 साल अध्यक्ष पद पर गांधी नेहरू परिवार के सदस्य रहे हैं। सोनिया गांधी सबसे ज्यादा 22 सालों तक पार्टी अध्यक्ष रही। देश के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की पहली वीडियो में कहानी देश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कही जाने वाली गांधी नेहरू परिवार की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। चर्चा चल रही थी कि आगे पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए। 15 जून 1928 को मोतीलाल ने महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा, मुझे पता है कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के काबिल है, हालांकि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। महात्मा गांधी ने जवाब दिया, अभी समय नहीं आया है कि जवाहर को यह जिम्मेदारी दी जाए। 11 जुलाई को एक और पत्र में मोतीलाल ने जोर देते हुए लिखा, हमारी पीढ़ी खत्म होती जा रही है। आजादी का यह संघर्ष आज नहीं तो कल जवाहर जैसे लोगों को ही जारी रखना होगा, इसलिए जितना जल्दी वे शुरुआत करें उतना अच्छा होगा। अगले ही साल 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। ये किस्सा बताता है कि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहर के लिए भूमिका बनाई और आखिरकार जवाहरलाल नेहरू उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तब से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक परिवार के 6 सदस्य पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं। मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण मुगल दरबार में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। उनके परिवार का ताल्लुक कश्मीर से था, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में ही परिवार दिल्ली आकर बस गया। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जब अंग्रेज सेना दिल्ली में घुसी तो उस वक्त मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू शहर के कोतवाल थे। अंग्रेजों के खौफ से गंगाधर नेहरू परिवार समेत दिल्ली छोड़ आगरा जाकर बस गए। मई 1861 को गंगाधर नेहरू का निधन हुआ और उसके 3 महीने बाद 6 मई 1861 को मोतीलाल नेहरू पैदा हुए। मोतीलाल की परवरिश उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू ने की। नंदलाल पहले राजस्थान की खेतड़ी रियासत में दीवान थे और बाद में आगरा हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। अंग्रेजों ने हाईकोर्ट आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट किया तो नेहरू परिवार के साथ इलाहाबाद में बस गए। 1885 में रिटायर्ड अंग्रेज कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की नींव रखी। उस दौर में कांग्रेस देश के बड़े जमींदारों और बैरिस्टर्स की पार्टी मानी जाती थी। मोतीलाल नेहरू तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू कर चुके थे। लेखक डी.सी. गोस्वामी की किताब पंडित मोतीलाल नेहरू एक महान देशभक्त के मुताबिक जब 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक हुई तो इसमें पहली बार मोतीलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू को राजनीति ने ज्यादा नहीं लुभाया, उनका पूरा फोकस अपनी वकालत के पेशे पर था। यही वजह है कि 1900 आते आते मोतीलाल नेहरू की गिनती देश के सबसे महंगे वकीलों में होने लगी थी। कहते हैं उस दौर में वो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे। मोतीलाल ने इलाहाबाद में आलीशान घर खरीदा और उसका नाम रखा आनंद भवन। इसके इंटीरियर के लिए वो कई बार यूरोप गए और राजसी जिंदगी जीते थे। उनके सूट तक लंदन से सिलकर आते थे। मोतीलाल के 3 बच्चे थे, बेटा जवाहर और बेटियां कृष्णा और स्वरूप। बच्चों के लिए सबसे अच्छी होम स्कूलिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक के सारे इंतजाम थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों भारतीयों का कत्लेआम हुआ। इस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ आम लोगों के अंदर गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। मोतीलाल भी उनमें से एक थे। दिसंबर 1919 में अमृतसर में जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई तो मोतीलाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। मोतीलाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसी गुस्से के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े अहिंसक आंदोलन की तैयारी कर रही थी। 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो मोतीलाल ने उनका समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1922 की गर्मियों में जब मोतीलाल नेहरू जेल से बाहर आए तो कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी हुई थी। 1923 में मोतीलाल नेहरू ने सी.आर. दास के साथ मिलकर स्वराज के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। हालांकि उनका यह प्रयोग ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हुआ और 1925 में दोबारा इस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 1928 में कोलकाता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू फिर कांग्रेस अध्यक्ष बने। अगले साल जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटने लगे तो लाहौर अधिवेशन में उनकी जगह उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने ले ली।
1930 में जवाहरलाल नेहरू नमक कानून तोड़कर जेल गए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने पिता मोतीलाल नेहरू को सौंप दी। 6 महीने बाद नेहरू जेल से बाहर आए और 1931 में मोतीलाल का निधन हो गया। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं कि गांधी के कहने पर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष पद पर नेहरू के खिलाफ राजगोपालाचारी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। दिसंबर 1936 में अगले साल के लिए भी नेहरू को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव फैजपुर सम्मेलन में पेश किया गया। सरदार पटेल को ये पसंद नहीं आया। जीएम नांदूनकर अपनी किताब सरदार लेटर मोस्टली अननोन में लिखते हैं कि 15 नवंबर 1936 को सरदार पटेल ने गांधी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई को पत्र लिखा। इसमें लिखा कि सजे धजे दूल्हे की तरह जितनी मिले उतनी कन्याओं से विवाह करने को तैयार है। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। ये भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1940 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई। गांधी जी ने साफ कर दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। 1940 में 80% कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का सुझाव रखा, लेकिन गांधी नेहरू पर अड़े रहे। आखिरकार पटेल ने नाम वापस ले लिया। इस तरह नेहरू देश के पहले अंतरिम प्रधानमंत्री बने। पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि 1955 में नेहरू ने अपने करीबी गुजराती नेता यूएन ढेबर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। 1959 में ढेबर ने पद छोड़ने से पहले इंदिरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया। 1959 में पद छोड़ने से पहले ढेबर ने अचानक एक मीटिंग बुलाई। सभी को लग रहा था कि वरिष्ठ नेता एस निजलिंगप्पा अध्यक्ष बनेंगे। ढेबर ने जब नेताओं को बताया कि मीटिंग अगले अध्यक्ष को लेकर है, तो कामराज की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ये तो तय हो चुका है। तब शास्त्री जी उठे और बोले, इंदिरा जी को अध्यक्ष पद के लिए पूछा जा सकता है। कुछ नेताओं ने इंदिरा की तबीयत पर सवाल खड़े किए, लेकिन तभी नेहरू बोल उठे, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंदूज हेल्थ। इसके बाद बहस खत्म हुई और इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुन ली गई। यानी नेहरू ने अपने सामने इंदिरा को कांग्रेस की कमान सौंप दी। 1978 में इंदिरा दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनी और निधन से पहले तक पार्टी अध्यक्ष पद पर बनी रही। 1968 में निजलिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी और निजलिंगप्पा के बीच राजनीतिक टकराव किसी से छिपा नहीं है। 1969 में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को बर्खास्त कर दिया। पार्टी के सीनियर नेताओं से इंदिरा गांधी के टकराव बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ था। अब हम जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा के गांधी सरनेम रखे जाने के पीछे 3 थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी नंबर 1, बर्टिल फोक अपनी किताब फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी में लिखते हैं कि फिरोज का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर फरेदून गांधी था। जब फिरोज राजनीति में सक्रिय हुए, उनका नाम अक्सर अखबार में छपने लगा। इसी दौरान कुछ अखबारों में उनका सरनेम गांधी की जगह गांधी लिखा जाने लगा। ये सरनेम चल पड़ा। फिरोज से शादी के बाद इंदिरा ने भी अपने नाम के साथ गांधी सरनेम जोड़ लिया। थ्योरी नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को फिरोज खान से शादी की इजाजत नहीं दी। दूसरे धर्म और जाति की वजह से अगर इंदिरा फिरोज खान से शादी करती तो वह नेहरू वंश से अलग हो सकती थी। इसी वक्त महात्मा गांधी ने फिरोज को गोद लेकर अपना टाइटल देने का फैसला किया। इंग्लैंड में फिरोज और इंदिरा ने शादी की। यहाँ बनवाए एफिडेविट में फिरोज ने अपना नाम फिरोज गांधी लिखा। इसके बाद से इंदिरा और उनके बच्चों का टाइटल गांधी हो गया। थ्योरी नंबर 3, पत्रकार अरविंद लकारे के मुताबिक फिरोज गांधी के पिता पारसी थे जिनका टाइटल गांधी था। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने नेहरू से मिलकर कहा था कि फिरोज का सरनेम गांधी के बजाय गांधी लिखा जाना चाहिए। इसके बाद से ही फिरोज अपने नाम के पीछे गांधी टाइटल लगाने लगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक यूके की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इंटर्नशिप करके इंदिरा के बेटे संजय भारत लौटे। पीएम मां के कान अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुनते थे। संजय ने देश में कार बनाने वाली कंपनी शुरू कराई। इस समय उनके मारुति बनाने वाली कंपनी के विरोध में जो बोलता उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ता था। संजय के कहने पर इंदिरा ने अपने मुख्य सचिव
पीएन हक्सर को पद से हटा दिया था। संजय धीरे धीरे इंदिरा के सभी बड़े राजनीतिक फैसलों में शामिल होने लगे थे। उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस अध्यक्ष माना जा रहा था। 23 जून 1980 को एक प्लेन दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। संजय की मौत के बाद राजीव राजनीति में नहीं आना चाहते थे। कई बड़े नेताओं के कहने पर भी राजीव नहीं माने। आखिर में बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें समझाया और राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़ राजनीति में आने के लिए तैयार हो गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद पीएम पद और पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रणब मुखर्जी समेत कई दावेदार थे। आनंद फानन में राजीव गांधी को उसी शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। 1991 में राजीव की हत्या तक कांग्रेस अध्यक्ष पद भी उनके पास ही रहा। 1991 में पति राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में हत्या किए जाने के बाद सोनिया ने राजनीति में एंट्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कई बड़े कांग्रेस नेताओं के आग्रह के बावजूद वह 7 साल तक राजनीति से दूर रही। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उनके अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। राजेश पायलट, शरद पवार जैसे नेताओं से केसरी की ठन गई। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक राजीव की हत्या के 7 साल बाद सोनिया ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने की हामी भर दी। 1997 में सोनिया ने कोलकाता अधिवेशन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। हालांकि अध्यक्ष पद का रास्ता इतना आसान नहीं था। केसरी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने पर अड़ गए। इसके लिए सोनिया ने कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी में गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेताओं की मदद ली। सीडब्ल्यूसी ने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए सोनिया को सीताराम केसरी की जगह पर पार्टी प्रमुख नियुक्त किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी ने 6 अप्रैल 1998 को इसकी जानकारी दी। इस तरह गांधी नेहरू परिवार का एक और सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष बना। 15 मई 1999 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वरिष्ठ नेताओं शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर ने सोनिया को विदेशी मूल का बताकर उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का विरोध किया। इस विरोध के बाद सोनिया ने कांग्रेस कार्य समिति को भावुक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया ने अपने पत्र में लिखा, भले ही मेरा जन्म विदेशी धरती पर हुआ, लेकिन मैंने भारत को अपना देश चुना है। मैं आखिरी सांस तक भारतीय ही रहूंगी। भारत मेरी मातृभूमि है, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सोनिया के समर्थन में दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित, अशोक गहलोत, गिरिधर गमांग जैसे बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करने लगे। सोनिया से इस्तीफा वापस लेने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोर पकड़ने लगी। 20 मई 1999 को सीडब्ल्यूसी ने पवार, संगमा और अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी के इस फैसले के बाद सोनिया गांधी भी अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हो गई। 5 दिन बाद पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी वापसी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक भव्य कार्यक्रम किया। सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना वंशवाद की राजनीति का ही नतीजा नहीं था। राजीव की मौत के बाद जब कांग्रेस पार्टी बिखर रही थी, तब उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में लाया गया था जो उस समय पार्टी में सभी के लिए स्वीकार्य था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें गांधी नेहरू परिवार से होने का फायदा मिला। 19 साल से ज्यादा समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही। 2014 में कांग्रेस बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारी। राज्यों में भी लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। उस समय सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब रहती थी। ऐसे में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। 2017 में जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में जिस नए अध्यक्ष का चयन हुआ वो थे राहुल गांधी। एक बार फिर कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास ही रही। राहुल के अध्यक्ष बनने के बावजूद हार का सिलसिला नहीं थमा। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा नए लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं। अब किसी और को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। फुल टाइम अध्यक्ष न होने की स्थिति में कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में रही। आखिरकार 2022 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने चुनाव लड़ा। गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहता था और आखिरकार वही कांग्रेस अध्यक्ष बने। मल्लिकार्जुन के अध्यक्ष बनने के बावजूद पार्टी के फैसलों में गांधी परिवार की झलक दिखती है। चाहे संगठन के अहम पदों पर नेताओं का चुनाव हो या किसी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना हो, मल्लिकार्जुन की टीम में गांधी फैमिली का लॉयल अजय माकन, जयराम रमेश और वेणुगोपाल जैसे लोग हैं। इसके अलावा कर्नाटक में डीके शिवकुमार,
और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भी राहुल का ही हाथ माना जाता है। राहुल के विरोध में मुखर होने वाले कांग्रेस के G23 गुट के तमाम बड़े नेताओं को नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडी ने भले ही अपना पीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया हो, लेकिन यह एक ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही गांधी परिवार से बाहर का हो, लेकिन सभी अहम मामलों में फैसला गांधी परिवार ही ले रहा है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।